नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया मेरे भाई अर्थमेटिक कंप्लीट जो अर्थमेटिक के आज अपन करने वाले फॉर्मूले। तो आपको ये क्लास अंत तक जरूर देखनी है। अगर आपको अर्थमेटिक में प्रॉब्लम आती है और फॉर्मूले आप ढूंढ रहे हो कि फॉर्मूले कहाँ से करें, अर्थमेटिक के क्वेश्चन कहाँ से करें, तो आज क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बाकी अर्थमेटिक के बहुत सारे क्वेश्चन अपन पहले करवा चुके हैं, लेकिन आपकी एग्जाम में आए हुए अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन है कल क्ला करवाने वाला हूँ। आज अपन क्या अर्थमेटिक के फॉर्मूले देखने वाले हैं, तो इस क्लास को अंत तक देख लेना। बाकी क्या मेरे भाई एडवांस मैथ्स के फॉर्मूले की क्लास में ले चुका हूँ। अगर ये क्लास आपने नहीं देखी तो ये क्लास भी आपको देख लेना है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इस एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ और मध्य प्रदेश पुलिस में क्वालिफाई हूँ, उसी आधार पर आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको क्या बेसिक टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके फॉर्मूले अपन देखने वाले हैं। कुछ संख्याएं आपको देख लेनी। क्या वही नंबर सिस्टम मतलब नंबर तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ एक संख्या होती है आपकी पूर्ण संख्या। क्या पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या की अगर बात करूँ मैं, पूर्ण संख्या क्या चीज़ होती है? तो पूर्ण संख्या वे होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या आपकी 0 से स्टार्ट होती है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, किस प्रकार के बनेंगे, वो मैं बात बता दूँगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको कैसे बनता है कि प्रथम 5 जो पूर्ण संख्या का एवरेज आपको बताना, योग बताना। तो पूर्ण संख्या आपकी 0 से शुरू होती है और जाती है। एक होती है आपकी कौन-सी? प्राकृत संख्या। एक संख्या होती है मेरे भाई, प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या है प्राकृतिक संख्या। अब ये संख्या कहाँ से शुरू होती है? ये संख्या आपकी 1 से शुरू होती है। 1 से लगाकर 2, 3, 4, 5 जहाँ तक भी जाएँगे अपन आगे बढ़ती जाएगी। तो इन दोनों में आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि पूर्ण संख्या आपकी 0 से शुरू होती है, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होती है। और यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार के ही बनेंगे कि प्रथम 5, प्रथम 10, प्रथम 20 पूर्ण संख्या का एवरेज बताना, योग बता देना है, इसका योग या एवरेज आपसे पूछेगा। अब कुछ और संख्या देखने वाले हैं। कौन सी संख्या मेरे भाई? अब आपके पास सम संख्या देखने को मिलेगी। कौन सी? सम संख्या। एक सम होती है, एक विषम होती है। ठीक है? एक सम होती है, एक विषम होती है। सम की बात करें तो जिसमें 2 से भाग चली जाए, जो 2 से भाग 2 से क्या हो जाए? भाग चले जाए। जिस संख्या में 2 से भाग चले जाए, एग्ज़ाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से आपकी जिसमें 2 से भाग चले जाए, वो आपकी सम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है? जिसमें 2 से भाग ना जाए। क्या मेरे भाई? जिसमें 2 से भाग ना जाए, 2 से भाग ना जाए, तो वो संख्या आपकी कौन-सी हो जाएगी? वे आपकी विषम संख्या। विषम संख्या आपकी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार की आपकी विषम संख्या होती है जिसमें आपका 2 से भाग ना जाए। अब ये संख्याएँ मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण है कि इससे क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछता है कि प्रथम 5 विषम संख्या का योग, विषम संख्या का एवरेज बता देगा, क्रमागत विषम संख्या का एवरेज। तो फिर आपको तो विषम संख्या और सम जो संख्या है, इसमें आपको चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक मेरे भाई संख्या होती है आपकी अभाज्य संख्या, 2 संख्या और है फिर अपन और फिर फ़ॉर्मूला देखने वाले हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? इसको प्राइम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर भी बोलते हैं मेरे भाई। अभाज्य संख्या भी ये होती है जिसमें किस-किस से भाग जाना चाहिए? जिसमें स्वयं से, जिसमें जिसमें खुद से खुद से व स्वयं से व एक से, खुद से और एक से भाग चले जाए। मतलब स्वयं जो संख्या है और एक से भाग चले जाए वो संख्या कौन-सी होती है? अभाज्य संख्या होती है। एक क्या अभाज्य संख्या? एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। एक यहाँ एक बात आपको याद रखना, एक क्या है? एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य जो संख्या है, एक की बात करें तो आपसे पूछ लेता है कि एक क्या अभाज्य संख्या है? तो एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन-सी है? 2 सबसे छोटी आपकी अभाज्य संख्या होने वाली है। ठीक है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
ये सभी कैसी है? तो ये सभी आपकी अभाज्य संख्या आपको पता होगी। बाकी एक चीज़ लिख लेना कि 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से लगाकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या, 1 से लगाकर 100 तक आपकी 25 अभाज्य संख्या है। कितनी? 25 अभाज्य संख्या है, ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें खुद से मतलब जो संख्या है, उससे और 1 से भाग चले जाए, ये आपकी अभाज्य संख्या होती है। एक आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है और 1 से लगाकर अगर 100 तक की बात करें तो आपकी 25 अभाज्य संख्या देखने को मिलती है। एक होती है मेरे पास अभाज्य संख्या देख ली, एक होती है आपकी सह-अभाज्य संख्या। कौन-सी? एक होती है आपकी सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या की अगर बात करूँ मैं, तो ये को-प्राइम होती है। इसको क्या बोलते हैं? को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स होते हैं। तो सह-अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, ये 2 का जोड़ा होता है। पहली बात तो क्या होता है? जोड़ा होता है। सहभाज्य संख्या क्या होती है? जोड़े में होती है मेरा। किसमें? जोड़े में होती है। और वहाँ भी कैसे जोड़े में होती है? जिसका एससीएफ है वो, जिसका जिनका एससीएफ क्या होता है मेरे भाई? जिन संख्या को जिनका एससीएफ मतलब महत्तम समावर्तक क्या हो? 1 हो, ऐसी संख्या आपकी सहभाज्य संख्या होती है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर बात करूँ, तो 2 और 3 आपकी क्या है? सहभाज्य संख्या है। यहाँ अगर 6 और 5 की बात करूँ, तो ये आपकी सहभाज्य संख्या है। इसमें क्या होता है कि प्राइम नंबर होना ज़रूरी नहीं है, केवल क्या होती है? सहभाज्य, जिनका एचसीएफ आपका 1 होता है, जैसे 6 आपकी क्या है? 6 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन क्या इन दोनों का अगर मैं एचसीएफ देखता हूँ, तो एचसीएफ आपका 1 होने वाला। उसी प्रकार से यहाँ 100 ले लीजिए और ये अगर 13 भी ले लिया, तो ये भी आपकी सहभाज्य संख्या है। क्योंकि 13 और इन दोनों में से ऐसी कोई संख्या नहीं 1 के अलावा जो इसका स्टेप हो सकता है। मतलब जिन 2 संख्याओं का स्टेप आपका 1 होता है, आपकी सहभाज्य संख्या कहलाती है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब अपन मेरे भाई क्या देखते हैं? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। यूनिट डिजिट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यूनिट डिजिट में तो आपको कुछ लोड नहीं लेना। एक एग्जांपल दे देता हूँ। बाकी ये आपको क्या है? ये कर लेंगे। गुणित यहाँ देखते हैं 67, एक भाई गुणित अपन 15 ले लें। अब ये संख्या है आपकी, ऐसी संख्या देखने को मिलेगी, कोई सी भी संख्या है, तो यहाँ डायरेक्टली आप ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन से करने का मतलब ये होता है कि आपको लास्ट वाली संख्या देखनी रहती है। तो 8 पंजे 40 मतलब 0। अगर यहाँ 0 आ गया तो यहाँ पीछे तो हमेशा क्या आएगा? 0। मतलब यहाँ ऑप्शन वाले मान लीजिए एक आपके 10 दे दिया, 15 दे दिया, 17 दे दिया और 18, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो वहाँ क्या लास्ट में आपका 0 आ रहा, तो आपका पहला जिसमें 0 आएगा, वो वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपको कर लेना। एग्जाम्पल के लिए ये भी दिया है और वो भी एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया है। तो ये चीज़ आपको समझ लेना, जो यूनिट डिजिट से आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। अब मेरे भाई विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जिनका यूनिट डिजिट क्या होता है? जिनकी यूनिट डिजिट आपकी 2, 2 से अगर विभाज्यता की बात करो तो जिसके अंत में सम और 0, जिनके लास्ट में क्या सम और 0 हो, आपका 2 से भाग चले जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? अगर 3 से विभाज्यता का नियम में बात करूँ, तो जिन इनके अंकों का योग, क्या मेरे भाई? इनके अंकों का योग जो होता है, हाँ, योग में अगर आपका 3 से भाग चले, किससे? 3 से भाग अगर चले जाएगा तो वो 3 से विभाज्य है। 4 से विभाज्यता का क्या नियम है? 4 से विभाज्यता का लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक, लास्ट के क्या मेरा 2 अंक में अगर 4 से भाग चले जाएगा, तो 4 से आपका भाग चले जाएगा। अब क्या होता है आपका? अब 5 की अगर बात करूँ, तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जिसके अंत में 0 या 5 आ जाए, जिसके अंत में 0 या 5 आ जाए, वो 5 से भाग चले जाएगा। अगर यहाँ बात करें 8 से विभाज्यता का नियम, तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? लास्ट के 3 अंक, लास्ट के क्या? 3 अंक में अगर मेरे भाई 8 से भाग चले जाएगा, तो वो आपका 8 से भाग चले जाएगा। 8 का हो गया, अब 9 का देख लेना। 9 से विभाज्यता का नियम क्या? इसके सभी अंक का योग, सभी अंकों का क्या मेरा भाई? सभी अंकों का योग में अगर 9 से भाग चले जाएगा, तो वो 9 से भाग हो जाएगा उसमें। ये चीज़ क्लियर? अब एक 11 का बचा आपका, तो 11 में आपको क्या करना रहता है? 11 का देखना कि इसके सम स्थानों के अंकों का योग,
सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के क्या मेरे भाई, सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग माइनस विषम संख्याओं के विषम स्थान, विषम स्थानों की संख्या, स्थानों के अंकों का योग, के अंकों का योग, अंकों का योग। यहाँ क्या होने वाला है, अगर सम और विषम के अंकों का योग आपका 0 11 0 या 11 आता है तो वो आपका क्या, आपका 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये अपन ने विभाज्यता का नियम भी देख लिया मेरे भाई। तो यहाँ अपन ने इसमें क्या क्या देखा नंबर सिस्टम में, वो एक बार बता देता हूँ मैं। तो यहाँ अपन ने पूर्ण संख्या देखी और प्राकृत संख्या देखी। इसके बाद अपन ने देखी मेरे भाई सम संख्या जो 2 से भाग, विषम संख्या देखी। इसके बाद अभाज्य संख्या अपन ने देखी। फिर अपन ने देखा सहभाज्य संख्या। फिर मेरे भाई क्या यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट समझा। फिर विभाज्यता के नियम अपन ने देखे। अब अपना टॉपिक आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपको एक चीज याद रखना है, कौन सी मेरे भाई, यहाँ सिंप्लीफिकेशन में एक तो वी बोर्ड मास का रूल, वी बोर्ड मास का रूल, वी बोर्ड मास का रूल मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। वी से मतलब होता है वेरिकुलम बार, मतलब जो बार होता है, मतलब एक संख्या है आपकी 9 + 8, तो सबसे पहले ये बार सोल्व होता है। फिर बी से क्या होता है मेरे भाई, ब्रैकेट सोल्व होता है। ओ से होता है आपका ऑफ, ऑफ को क्या बोलते हैं, ऑफ को का भी बोलते हैं। का का मतलब होता है आपका गुणा, का की जगह अपन गुणा रख के सोल्व करते हैं। डी से डिवाइड, डिवाइड होता है आपका भाग मेरे भाई। एम से मल्टीपल, मल्टीप्लाई बोले तो गुणा। ए से एडिशन बोले तो प्लस, ए से सब्ट्रैक्शन बोले तो माइनस। तो ये रूल आपको अपनाना वी बोर्ड मास का। तो वी बोर्ड मास आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। बाकी आपका नंबर इसमें जो सिंप्लीफिकेशन में आपको एल जेब्रा के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अपन एल जेब्रा के भी क्वेश्चन जो फॉर्मूले है वो यही आपको लिखवा देता हूँ। क्या मेरे भाई लिखना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कौन सा ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर देखते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। एक होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2ab हो जाएगा। अब यहाँ देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो चुका है। और यहाँ अगर क्यूब पे अपन जाए तो ए क्यूब धन बी क्यूब, ए क्यूब धन बी क्यूब पे अगर जाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस ए प्लस है तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब पर जाता हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा ए माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ सब प्लस ए स्क्वायर धन ए बी धन बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा। अगर यहाँ अपन देखते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर निकालना चाहे तो ये कैसे लिख लेगा, ए क्यूब धन बी क्यूब धन 3ab प्लस ए प्लस बी में ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर यहाँ मैं बात करूँ ए माइनस बी का होल क्यूब की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी में, क्लियर। इतने फॉर्मूले आपको अलजेब्रा में याद रखने। बाकी कुछ और आपके डायरेक्टली पूछता है तो वो भी देख लेते हैं। एक आपका एक क्वेश्चन बनता है कि एक्स प्लस 1/x बराबर आपकी कोई भी संख्या दे दे, मान लीजिए p है आपका। अब आपसे पूछ लेगा, क्या पूछने वाला, एक्स स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान आपका पी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। क्या होने वाला, पी स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अगर यहाँ मेरे से पूछता कि एक्स माइनस 1/x बराबर आपका क्या है, पी है, तो यहाँ अगर बात करें एक्स स्क्वायर धन 1/x स्क्वायर मेरे भाई, यहाँ क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ क्यूब पे जाते अब क्या x प्लस 1/x है बराबर p है। अगर ये क्यूब पे जा रहा है, कौन से, एक्स क्यूब धन 1/x क्यूब मेरे भाई, अगर क्यूब पे जा रहा है, क्यूब पे जाने पर क्या होगा, ये पी क्यूब माइनस 3p, पी क्यूब माइनस 3p हो जाएगा। अगर x माइनस 1/x है बराबर p है आपके पास,
और यहाँ अपने को जाना है एक्स क्यूब माइनस 1/x³ बराबर क्या होने वाला, बराबर होने वाला पी क्यूब प्लस 3p। तो ये इतने फॉर्मूले आपको याद करने, बाकी 2 फॉर्मूले और बताने वाला, वो भी आपको लिख लेने। एक कौन सा फॉर्मूला मेरे भाई, एक आपका होता है x की घात n प्लस माइनस x की घात n बराबर p है। मतलब एक ऐसी कंडीशन दे देगा कि x की घात n कुछ भी हो और प्लस माइनस है, और आपसे पूछ लेगा यहाँ x की घात n, अगर यहाँ प्लस है मेरे भाई तो यहाँ माइनस पूछ लेगा, और माइनस है तो प्लस कुछ भी दे देगा, और x प्लस x 1 प्लस x की घात n, मतलब सिर्फ माइनस प्लस आपको चेंज करेगा और बोल देगा वो निकालना। अपन क्या करेंगे, तो यहाँ करने वाले पी स्क्वायर माइनस प्लस 4। अगर यहाँ प्लस है तो उस दोनों साइड क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों साइड आपका प्लस आने वाला है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है आपके लिए। अब मेरे भाई, अब अपना टॉपिक नया बनता है परसेंटेज। परसेंटेज अपन करने वाले, तो परसेंटेज पढ़ने के पहले आपको क्या चाहिए, तो परसेंटेज क्या चीज होती है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है मेरे भाई। परसेंटेज की अगर बात करें, परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। आप परसेंटेज टेबल देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा रुकना, फिर अपन करते हैं। हम्म, तो क्या देख रहे थे अपन, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन परसेंटेज टेबल के पहले कुछ बातें बता देता हूँ कि आपको पूछेगा कि a/b, एक आपको भिन्न दे देगा। भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलने के लिए, भिन्न को क्या परसेंटेज में बदलने के लिए बोलेगा, ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछता है एमपी पुलिस। तो ये देख लेना कि भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलने के लिए बोले, तो आपको क्या करना, a/b गुणित 100 करना। गुणा क्या करना, 100 और परसेंटेज लगा देना है। तो भिन्न आपका परसेंटेज में बदल जाएगा, मतलब 100 का गुणा करना है आपको, आपका भिन्न किस में बदल जाएगा, परसेंटेज में बदल जाएगा। ये अब क्या मेरा भाई, अब परसेंटेज टेबल देखते हैं। परसेंटेज टेबल में क्या चीज होती है, एक आपका परसेंटेज टेबल होती है और एक आपका फ्रैक्शन वैल्यू होती है, भिन्न होती है। भिन्न मतलब जो परसेंटेज टेबल होती है आपकी, मतलब एक परसेंटेज होता है और उसको भिन्न में अपन कन्वर्ट करते हैं। तो 100% की अगर बात करूं, तो 100% की वैल्यू क्या होती है, यहाँ भिन्न में 1 होता है। अगर 50% की बात करूं मैं, 50% क्या होता है, 50% होता है आपका 1/2। ठीक है, 50% आपका 1/2 होता है। अब ये कैसे निकलेगा, उस पर भी अपन बात करने वाले हैं। पहले परसेंटेज टेबल देख लेना, फिर कैसे निकलेगा वो मैं बता दूंगा। तो 25% है, ये 50 के बाद अपन ने 25% ले लिया। 25% होता है आपका 1/4 मेरे भाई। अगर 33.33 की बात करूं, किसकी, 33.33% की अगर बात करूं, 1/3 होता है। अगर 20% की बात करते हैं, 20% की अगर बात करें, तो ये होता है आपका 1/5। ठीक है, 20% क्या होता है, 1/5। अगर 16.66% की अगर बात करें, तो ये होता है आपका 1/6। और अपन बात करेंगे यहाँ 14.2857% की अगर बात करें, तो ये होता है आपका 1/7। और क्या होगा यहाँ, 14.2857 आपका एक 12.5% होता है, 12.5%। ये होता है आपका 1/8। एक होता है आपका 11.11, 11.11%। ये होती है आपका 1/9। एक आपका मेरे भाई 10% होता है, 10% होता है 1/10। तो ये बता रहा हूँ
ये जो भी मैं टेबल बता रहा हूँ ये आपको याद कर लेनी है। अगर आपको ये रिवीजन मोड वाली क्लास है, लेकिन सभी कंटेंट जो सभी अर्थमेटिक के फॉर्मूले और सभी कॉन्सेप्ट आपको एक ही जगह यहाँ मिल रहे हैं। तो 10% आपका 1/10 हो जाएगा। अगर यहाँ बात करें तो 9.09 आपका क्या होगा? ये होगा 1/11। 8.33 की अगर बात करूँ, क्या? 8.33% की अगर बात करूँ, तो ये होता है आपका 1/12। इतना आपको कर लेना। बाकी एक और देख लेना, 5% की वैल्यू क्या होती है? 5% की वैल्यू होती है 1/20 मेरे भाई। 15% की वैल्यू की अगर बात करें, 15% तो आपका 3/20 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को, इससे बहुत सारे आपके फ्रैक्शन बना सकते हो। ये परसेंटेज टेबल का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। बाकी अगला देखते हैं अपन। अगला क्या है मेरे भाई? परसेंटेज ही देखने वाले, तो मैंने बताया था आपको, बोला था कि निकालना भी मैं बता दूँगा। तो अगर याद ना कर पाओ तो निकालना सीख लेना। निकालते कैसे अब? मान लीजिए आपका 25%, एग्ज़ाम्पल के लिए 25% को फ्रैक्शन में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? परसेंटेज को 100 में बदलेंगे। तो 25 परसेंटेज को अपन ने 100 लिखा, 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 1/4, 1/4 इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अब ये बदल तो लेते हैं अपन, लेकिन इसका यूज़ क्या होता है, वो भी बड़ी बात है। कि एग्ज़ाम्पल के लिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, कि एक ₹100 की वस्तु है। क्या है? ₹100 की वस्तु है, वो 25% की प्रॉफ़िट हो रहा। 25% का क्या हो रहा है मेरे भाई? प्रॉफ़िट हो रहा। 25% की वैल्यू हमें पता है 1/4। अब ये 4 क्या होता है? जो भी बेस प्राइस, मतलब 4 किसके बराबर है आपका? 100 के। मतलब 4 अगर 100 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 की वैल्यू आपकी 25 हो जाएगी। तो आपका 1 की वृद्धि हो रही है, तो 1 की जो वृद्धि हो रही है, मतलब वृद्धि आपकी इतनी हो रही है। लेकिन वृद्धि के बाद अगर पूछ ले, तो 4 से 1 की वृद्धि हो रही है, 4 से क्या हो रहा? ओवरऑल आपका 5 हो रहा, मतलब 5 रेशियो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 5 से 55 125, 125 मतलब वृद्धि के बाद आपकी क्या हो जाएगी? 125 होने वाला। तो ये ऐसे काम करता है आपका। अब क्या मेरे भाई, और यहाँ कुछ चीज़ें और आपको देखने को मिलेगी। तो क्या एक सक्सेसिव आपको याद होना चाहिए। सक्सेसिव क्या चीज़ है? वो भी आपका यही जो मैंने बताया ना, कि एक एग्ज़ाम्पल सक्सेसिव आप देख लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए सक्सेसिव मेथड। तो यहाँ क्या होता है, मान लीजिए एक पर 10% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि। एक 20% की वृद्धि हो रही है। तो ये कहाँ काम देगा? मतलब ओवरऑल एक वस्तु है, उस पर 10% की वृद्धि, 20% की वृद्धि हो रही है। तो ओवरऑल कितनी वृद्धि हो रही है? इसके लिए अपन सक्सेसिव का यूज़ करते हैं। 10% की वैल्यू होती है आपकी 1/10 और 20% होता है आपका 1/5। तो 10% मतलब 10 से क्या हो रहा? 10 से आपकी वृद्धि हो रही, 10 से आपकी 11 हो रही, 10 से 11, 5 से क्या हो रहा? 6, मतलब 5 से आपकी 6 हो रही, मतलब 10 पंजे 50 और 11 छंग 66, मतलब 50 से क्या हो रहा है मेरे भाई? 50 से आपका 66 हो रहा है, मतलब 50 से 66 मतलब 16 की वृद्धि हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में? हमेशा बेस प्राइस के रिस्पेक्ट में होती है, तो बचते हैं 50। 16/50 गुणित 100 कर देंगे। भिन्न को परसेंटेज से बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं और परसेंटेज अपन लगा देते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया, 50 से काटा, 50 दूना 100 और 16 दूना 32, मतलब 32% की ओवरऑल उसको वृद्धि हुई है। ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई मेरे भाई? ओवरऑल उसको 32% की वृद्धि हुई। तो ये आपका सक्सेसिव यहाँ काम देने वाला है। बाकी अगर सक्सेसिव आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप नेट इफेक्ट का फॉर्मूला लगा सकते हो। नेट इफेक्ट का क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन 100, ये डायरेक्टली आप लगा सकते हो। ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। अगर दो परसेंटेज आपको अच्छी परसेंटेज दे, तब आप नेट इफेक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बाकी सक्सेसफुल तो बेस्ट है ही सही आपके लिए। अब मेरे भाई और आपका एक और कॉन्सेप्ट बनता है। कौन सा कॉन्सेप्ट बनता है? तो आपका एक उस प्रकार का बनता है इलेक्शन वाला। इलेक्शन में क्या होता है मेरे भाई? इलेक्शन आपका एक इलेक्शन होता है, मतलब चुनाव होता है। चुनाव चुनाव वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चुनाव में क्या-क्या चीज़ें होती है वो समझना। चुनाव की अगर बात करते हैं, चुनाव में आपका क्या होता है? उम्मीदवार होते हैं। चुनाव में हमेशा क्या होता है? 100% आपके वोट होते हैं। क्या होता है? 100% वोट होते हैं। इसमें से क्या होता है मेरे भाई? चुनाव है, एक आपका विजेता होगा, मतलब जो जीतेगा, और एक उप-विजेता होगा, मतलब हारने वाला। एक विजेता होगा, एक हारने वाला होगा।
एक तो ये कॉन्सेप्ट बनता है, एक विजेता होगा, एक हारने वाला। अगर विजेता को 55% वोट मिले, तो हारने वाले को कितने मिलेगा? हारने वाले को 100 में से अपन 55 घटा देंगे, तो ओवरऑल 45% वोट मिले। एक तो ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट आपका पूछता है। अब यहाँ से कुछ और कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं। अगर 3 लोग हो तो आपका 3 हो जाएँगे, उसमें भी समस्या, तीनों का फिर अलग कंडीशन देगा। लेकिन एक मेन कॉन्सेप्ट बनता है आपका चुनाव का, अवैध वोट वाला। कौन-सा मेरे भाई? अवैध वोट वाला बनता है। तो एक चुनाव होता है, चुनाव में आपके 100% वोट होते हैं। कितने? 100%। यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है, एक वैध मत होते हैं, एक क्या होगा? एक आपके अवैध मत। मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन आपके बनते हैं कि एक अवैध मत 10% आपके अवैध हो गए, तो वैध कितने मेरे भाई? अब यहाँ वैध कितने? वैध आपके 90% आपके वैध वोट हो जाएंगे। अब यहाँ से क्या बनता है? अब वैध मत हो गए। अब वैध में भी अब 2 उम्मीदवार होंगे, एक तो विजेता होगा, एक क्या होगा? विजेता होगा और एक आपका उपविजेता होगा। ये चीज़ क्लियर, एक विजेता होगा और एक आपका उपविजेता होगा। अब विजेता क्या करेगा? मान विजेता आपका वैध मत का पच 45%। विजेता क्या है भाई? विजेता वैध मत का कितना परसेंट प्राप्त कर रहा है? 60% वट मत प्राप्त कर रहा है। तो 1 ज़ीरो से आपका 1 ज़ीरो, तो ये 9 छंकी 54, मतलब ये 54% वोट प्राप्त कर रहा है। किसका? 90 का। तो अपन उपविजेता कितना प्राप्त करेगा? 90 का। 90 में से 54 घटा देंगे, ये आपका करेगा 10 में से 6 और आपका 8 में से 3, मतलब उपविजेता आपका 36% वोट प्राप्त कर रहा है। किसका वोट प्राप्त कर रहा है? टोटल मत का, टोटल जो वोट है आपका, उसका आपका 36% वोट प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे अपन ये कॉन्सेप्ट आपको बनता है, ये देख लेना। क्या एक बार वो समझना है कि एक चुनाव है जिसमें 100% आपके वोट होते हैं, 10% आपके अवैध है, तो 90% वैध है, विजेता और उपविजेता। अब यहाँ क्वेश्चन में लैंग्वेज देगा कि विजेता जो है, वेद मत मतलब 90 का 60% प्राप्त करता है, ये 54, तो ये कितना कर रहा है? ये आपका 36 कर रहा है। 36 किसका? ये 100% का 36 कर रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ लेना। अब मेरे भाई अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका? प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी एग्जाम के लिए। अब इसमें क्या होता है वो समझना कि ये भी परसेंटेज जैसा ही है, इसमें भी सक्सेसिव आप लगा सकते हो, बहुत ही काम की चीज होती है। अब प्रॉफिट और लॉस पढ़ने के लिए कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे कि क्रय मूल्य में क्रय मूल्य सभी को पता है। क्रय मूल्य की अगर बात करें, क्रय मूल्य जो होता है आपका सीपी होता है, सभी को पता है, खरीदने वाला। एक विक्रय मूल्य होता है, एक कौन सा मूल्य होता है? विक्रय मूल्य होता है, कोई समस्या वाली बात नहीं। विक्रय मूल्य आपका एसपी होता है, ठीक है मेरा। क्रय मूल्य जिस पर खरीदते, विक्रय मूल्य जिस पर बेचते। एक आपका लाभ होता है, एक क्या होता है? लाभ होता है जो प्रॉफिट होता है। एक आपकी हानि होती है, हानि क्या होती है? ये आपका लॉस होता है। अब देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन क्या बनते हैं यहाँ, डायरेक्टली क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम में बनते हैं। एक लाभ का क्वेश्चन बन जाएगा। लाभ का फॉर्मूला क्या होगा आपका? जब सीपी, एसपी, एसपी माइनस सीपी बोले तो विक्रय मूल्य में से अगर क्रय मूल्य से बड़ा हो तो आपका लाभ होगा। अगर हानि पूछ ले, हानि का पूछ ले, हानि क्या होगा? सीपी माइनस एसपी। क्लियर मेरे भाई? तो ये 2 फॉर्मूले। अब यहाँ से और फॉर्मूले आपके बने, वो भी देखेंगे। आपका एक और फॉर्मूला बनेगा लाभ परसेंटेज का। कौन सा मेरे भाई? लाभ परसेंटेज का। तो ये क्या कैसे बनेगा? तो ये होता है आपका लाभ परसेंटेज का, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे मेरे भाई क्रय मूल्य गुणित 100, गुणित क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये आपका लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हानि परसेंटेज की बात करूँ, किसकी? हानि परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज भी होगा। क्या? यहाँ आपका हानि परसेंटेज की अगर बात करूँ तो हानि, हानि बटे क्रय मूल्य, हानि बटे क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य गुणित 100, ये आपका हानि परसेंटेज का हो जाएगा। अब यहाँ से आप बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, वो अपन आगे देखते जाएंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूले आपके बहुत ही काम के हैं। बाकी क्या मेरे पास, बाकी सक्सेसिव से मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा आपको। सक्सेसिव से क्या चीज है कि आपका मान लीजिए 10% का क्या हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है। 10% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 10% आपका क्या होता है? 10% आपका 1/10 होता है। तो यहाँ समझना कि नीचे वाला हमेशा अपने देखा, लाभ और हानि की बात कर, नीचे वाला हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य होता है।
तो ये 10 क्या है मेरा? 10 आपका क्रय मूल्य है। 10 क्या होने वाला? क्रय मूल्य है। ये क्या है? ये लाभ है, मतलब ये प्रॉफिट है आपका। तो आपका विक्रय मूल्य क्या होने वाला है? विक्रय मूल्य अगर बात करूँ, विक्रय मूल्य आपका क्या होने वाला है? विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य ये है, प्रॉफिट ये है, तो दोनों जुड़ जाएँगे। विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा? 10 और 1 11 हो जाएगा। ये चीज़ ये चीज़ आपकी होती है, मतलब रेशियो में अपन बात कर रहे हैं। अगर यहाँ हानि बोल देता, हानि आपकी क्या होती है? हानि अगर मेरे मेरे भाई 20% उसने बता दी। 20% की वैल्यू होती है आपकी 1/5। 5 क्या होता है आपका क्रय मूल्य बोले सीपी, 1 आपका लॉस। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो? सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य। 5 में से 1 की कम हो रही है, मतलब 4, तो 4 आपका 4 रेशो आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए बनने वाली है। अब मेरे भाई यहाँ प्रॉफिट और लॉस देख चुके हैं, अब अपन छूट देखने वाले हैं। छूट भी प्रॉफिट और लॉस के अंडर में आता है, लेकिन छूट का अलग से अपन ने आपको डिटेल देने वाला हूँ। छूट क्या होती है मेरे भाई? छूट के लिए आपको एमआरपी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट। एमआरपी क्या चीज़ होती है? जो छपी होती है। एमआरपी आपका अंकित मूल्य होता है। छूट हमेशा किस पर मिलती है मेरा? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। जो भी आपका छपा हुआ मूल्य रहता है, उस पर छूट हमेशा दी जाती है। अब छूट का फ़ॉर्मूला आपको देखें, तो छूट का आपको फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए। छूट का अंकित मूल्य क्या मेरे भाई? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। छूट क्या होती है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होती है। अगर मैं छूट परसेंटेज की बात करूँ, किसकी? छूट परसेंटेज की अगर बात करूँ, तो छूट परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा? छूट बटे क्या है मेरे भाई? छूट बटे अंकित मूल्य, छूट बटे अंकित मूल्य गुणित 100, इसका छूट परसेंटेज का फ़ॉर्मूला हो जाएगा। छूट में आपको 2 फ़ॉर्मूले आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखने चाहिए। छूट क्या होता है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, छूट बटे अंकित मूल्य गुणित 100। बाकी जो क्वेश्चन आएँगे वो भी देख लेंगे। अपन कल जब क्वेश्चन करेंगे इसके, मतलब जो भी आपके आए हुए मध्य प्रदेश पुलिस में अभी वर्तमान शिफ्ट में जो चल रहे हैं, वो अपन पूरा अरिथमेटिक का रिवीजन करने वाले हैं, और जितने भी क्वेश्चन आए सभी करने वाले हैं। तो वो भी देख लेना, आपका काम हो जाएगा। डिस्काउंट अपन देख चुके हैं। अगला टॉपिक देखिए मेरे भाई। अगला है सिंपल इंटरेस्ट, बोले तो सरल साधारण ब्याज। बोले तो क्या मेरे भाई? साधारण ब्याज। बोले तो साधारण ब्याज, सरल ब्याज, साधारण ब्याज की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये क्या चीज होती है? यहाँ आपको याद रखना चाहिए, ये साधारण ब्याज का एक बेसिक फॉर्मूला, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी एग्जाम के लिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन क्या मेरा भाई? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो आपको याद होना चाहिए। ये तो बेसिक फॉर्मूला है। बाकी आपको अगर मूलधन निकालना रहता, मूलधन अगर निकालना रहेगा, तो इसको उधर कर देंगे, उसको उधर पटक देंगे। तो ये चीज होती है। ठीक है मेरा भाई? तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज। तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है? तो साधारण ब्याज ये चीज हो जाएगी। अगर आगे अपन बात करें, आगे अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूँ, साधारण ब्याज अगर और देखिए अपन, तो साधारण ब्याज आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। साधारण ब्याज क्या निकाल सकते हो? साधारण ब्याज अगर आपको निकालना रहता है मेरे भाई, तो ये मूलधन का क्या रहता है? मूलधन का 80% आप डायरेक्टली निकाल, मूलधन का क्या 80% आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है ये। आप डायरेक्टली जब आप करोगे ये वाली ट्रिक लगा के, तो आप जल्दी कर पाओगे। मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये वाली अगर मेथड आप अपनाते हो, तो आप इसके रिस्पेक्ट में जल्दी कर पाओगे। फॉर्मूला यही है, लेकिन उसका अपडेट डायरेक्टली अगर आप सोचो, ज्यादा सोचोगे, तो आपका क्या जल्दी आंसर आने वाला है। ठीक है? अब एक चीज और होती है यहाँ, क्या होती है कि एक आपको दे देगा कि भाई मूलधन है। मूलधन आपका 10 वर्षों में क्या? मूलधन 10 वर्ष में मूलधन क्या हो रहा है? 10 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा? 2 गुना हो रहा मूलधन, जो 10 वर्ष में 2 गुना होगा। तो कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। तो यहाँ आप डायरेक्टली डबल कर सकते हो। 10 का डबल, अगर यहाँ 1 गुना ही बढ़ रहा है, यहाँ क्या 1 ही बढ़ रहा है, तो ये 10 का डबल 20 कर दोगे।
भाई 10 का डबल क्या कर दिया, 20 कर दिया। ये आपको याद रखना है, ये आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब मेरे भाई इसकी ओर बढ़ते हैं। तो साधारण ब्याज में इतना ही था। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। इसके क्वेश्चन भी आ रहे हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, उसके लिए आपको चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवर्ती मिश्रधन का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है चक्रवर्ती मिश्रधन का मेरे भाई। तो ये क्या होता है आपका, पी गुणित 1 प्लस आर अपॉन 100 की घात एन। ये चक्रवर्ती मिश्रधन का फॉर्मूला होता है। तो पी गुणित 1 प्लस आर बटे 100 की घात एन। अब यहाँ क्या होता है कि एक चक्रवर्ती अगर ब्याज निकालना रहता, अगर आपको चक्रवर्ती ब्याज निकालना रहता तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ चक्रवर्ती मिश्रधन में किसमें से, चक्र वृद्धि मिश्र धन में से, किसमें से, मिश्र धन में से, चक्रवर्ती मिश्र धन में से क्या निकालोगे आप, ब्याज मूलधन अगर घटा दोगे, क्या घटा दोगे, मूलधन अगर घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। और यहाँ क्या है मेरा भाई, यहाँ और कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं। क्या क्या बनते हैं कि अगर आपका रेट, आपका वार्षिक, यहाँ वार्षिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ वार्षिक अगर रेट आपकी 8% है और समय क्या है, समय आपका एन वर्ष है, समय क्या है, समय आपका एन है, ये समझ लेना। समय क्या हो जाएगा, समय यहाँ है आपका एन साल, एन वर्ष है। अगर यहाँ आपको बोल दे कि भाई वार्षिक से अर्धवार्षिक हो रही है, 6 माही हो रही है, 6 माही हो तो रेट में क्या फर्क पड़ेगा, रेट आपकी आधी हो जाएगा, रेट में 2 का भाग, और समय क्या हो जाएगा, समय आपका 2 गुना हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा मेरे भाई, समय आपका 2n हो जाएगा। अगर आपसे बोल दे कि ब्याज 3 माही है, ब्याज क्या है, 3 माही है, तो आप क्या करोगे, रेट में 4 का भाग दे दोगे और समय में, समय जो है ये वाला समय आप में, इसमें आपका 4 का गुणा कर दोगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी आपको जो चक्रवृद्धि, आपका साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन था, साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले में एक ये भी ऐड कर लेना, मिश्रधन, क्या मेरे भाई ऐसे याद होगा, लेकिन मिश्रधन बराबर मूलधन, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस जो साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये इसके बराबर होता है, ये आप याद कर लेना। बाकी अपन चक्रवृद्धि ब्याज देख रहे हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज में अपन ने क्या क्या देखा, फॉर्मूले देख लिए भाई। अब चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करो तो यहाँ आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, कौन सी, आपको यहाँ सक्सेसिव मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बनता है। सक्सेसिव क्यों इंपोर्टेंट बनता है, क्योंकि सक्सेसिव जितना आप करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए आसान होने वाला है। तो यहाँ सक्सेसिव कैसे लगाएंगे, कि मान लीजिए पी आपका है, पी आपका मूलधन है और 10% रेट से, कितना, 10% की रेट है, रेट आपकी क्या है मेरे भाई, 10% है। मान लीजिए एक एग्जांपल थोड़ा बेस्ट ले लेता हूँ, आपका मूलधन क्या है, मूलधन मान लीजिए 1000 है, मूलधन कितना है मेरे भाई, 1000 है। रेट आपकी क्या है, रेट जो होने वाली रेट आपकी 10% है। समय, आपका समय क्या है, समय आपका 2 वर्ष है। तो आप इसको कैसे करोगे, इसको आप उस फॉर्मूले से कर सकते हो और सक्सेसिव लगा के भी अपन कर सकते हैं। तो अगर 10% है मेरा भाई, 10% को कैसे लिख सकते हैं, 1/10, 1/10 मतलब 10 से क्या हो रहा है, 10 से आपका 11 हो रहा है। 10 से कितना, अगर 2 साल है तो 10 से 2 बार लिखना पड़ेगा, 10 से 11 हो रहा, ये चीज करनी पड़ेगी आपको। तो 10 से आपका 10 और 10 100 और 11 की 121, ये चीज क्लियर। अब ये क्या होता है मेरे भाई, ये वाला होता है आपका मूलधन, ये वाला क्या होता है, मूलधन होता है। और ये आपका मिश्रधन, ये क्या होता है, चक्रवर्ती मिश्रधन होता है। चक्रवर्ती क्या होता है, मिश्रधन होता है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ये 21, 21 क्या होगा आपका, सीआई होगा, 21 जो रेशो आपका सीआई चक्रवर्ती ब्याज होने वाला। तो 1000 आपका किसके बराबर, ये जो 100 है, ये 100 बराबर क्या है, 1000 के बराबर, किसके बराबर है, 1000 के बराबर। तो 100 से अपन ने काटा तो एक रेशो की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। अब आपसे यहाँ कुछ भी पूछ ले, मान लीजिए सीआई पूछ लिया, सीआई कितना है, 21 रेशो, 21 में 10 का गुणा किया अपन ने, 210, 210 आपका साधारण ब्याज, अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट आपका 121 है, तो 121 के पीछे एक जीरो लगा देंगे, तो ये आपका मिश्रधन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सक्सेसफुल लगाओगे तो आसानी से हो जाएंगे।
तो अब क्या है मेरे भाई, अब आपका रेशो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात आपके लिए एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर, जो भी चैप्टर है मतलब हर टॉपिक है आपको मैथ्स में, वहाँ आपको काम देता है। तो अनुपात और समानुपात की बात करें तो यहाँ एक इक्वेशन में बनाता हूँ, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला। यहाँ से आप पूरी चीज समझ जाओगे कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, ये जो दो बूंद की दिख रही है आपको, ये क्या होती है, दो बिंदु, ये आपका अनुपात होता है। ये क्या होता है, अनुपात होता है। और ये जो चार है, ये क्या होता है, आपका समानुपात होता है। दो होता है आपका समानुपात। इससे क्या समझ पा रहे हो कि अनुपात क्या होता है, अनुपात मतलब दो पॉइंट को आपको बराबर भागों में काट रही है। मतलब इसमें कोई इनका एचसीएफ क्या होता है, अनुपात होने के बाद मतलब रेशो में अगर कोई संख्या है तो उनका एचसीएफ क्या होता है, मेरा एचसीएफ हमेशा एक होता है। और जो दो अनुपात को बराबर भागों में बांट दे, दो जो अनुपात को बराबर कर दे, वो होता है आपका समानुपात। तो ये आपको क्लियर होगा, मतलब इधर भी अनुपात है उधर भी अनुपात है, और दो अनुपात को जो बराबर कर रहा है वो होता है आपका समानुपात। अनुपात भी समझ चुके हो, समानुपात भी समझ चुके हो। अब एक डायरेक्टली फॉर्मूला आपका बनता है क्या मेरे भाई, ये बाहरी राशियों गुणा, बाहरी बाहरी राशियों का गुणा, ये आपकी एग्जाम में पूछता है। ये बाहरी राशियों गुणा, बाहरी राशियों का गुणा बराबर आंतरिक राशियों गुणा, कौन सा, आंतरिक जो राशि है आपकी, आंतरिक का गुणा। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है आपके लिए, बाहरी राशि गुणा और आंतरिक राशि गुणा। बाहरी कौन कौन सी, ए आपकी बाहरी है और डी आपकी बाहरी है, तो ए गुणित डी मेरे भाई। और इधर क्या आ जाएगा, आंतरिक बोले तो बी और सी, बी और सी। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए बनता है। अब मेरे भाई क्या है, कुछ फॉर्मूले आपके इसमें बहुत सारे काम देने वाले आपको, तो वो भी आपको कर लेने। कौन कौन सा फॉर्मूला, एक आपको ए और बी का मध्यानुपात पूछेगा, ए और बी आपको दे देगा, मध्यानुपात पूछ लेगा, मध्यानुपात, मध्यानुपात या मध्यानुपाती दोनों बोल सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रूट में ए बी। एक आपको तृतीयानुपात पूछ लेगा, कौन सा मेरे, तृतीयानुपात। तृतीयानुपात क्या होता है आपका, बी स्क्वायर अपॉन ए, कौन सा, बी स्क्वायर अपॉन ए। एक पूछ लेगा आपका चतुर्थानुपात, चतुर्थ, चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात या चतुर्थानुपाती, तो ये होगा आपका बी गुणित सी अपॉन ए, बी गुणित सी अपॉन ए। तो ये चीजें आपकी होती है, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रख लेना है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए होने वाले। और डायरेक्टली इससे तो क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो ये क्या है, मध्यानुपात का रूट में ए बी, तृतीयानुपात का बी स्क्वायर अपॉन ए, चतुर्थानुपात का बी गुणित सी अपॉन ए होता है। और एक आपका सिक्के वाला भी यहाँ नोट कर लेना कि प्रारूप क्या होता है, प्रारूप गुणित संख्या, प्रारूप गुणित संख्या बराबर मूल्य, बराबर क्या होता है, मूल्य होता है। ये फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है मेरा। अब मतलब कोई भी आपका पेमेंट है तो वो प्रारूप बोले, प्रारूप क्या चीज होती है कि एक का सिक्का है, दो का सिक्का है, 10 का नोट है, 20 का नोट है, वो आपको प्रारूप संख्या कितने क्वांटिटी में और जो मूल्य आपका टोटल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है जब सिक्कों वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला मेरे भाई एवरेज। एवरेज तो आपको सभी को पता ही है। तो एवरेज में आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, सभी संख्याओं का योग, कौन सा, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग अपॉन संख्या, सभी संख्याओं का योग अपॉन संख्या, ये आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है। तो ये आपको देख लेना, सभी संख्याओं का योग अपन सभी संख्या से एवरेज का होता है। यहाँ कुछ एक और दो फॉर्मूले और बनते हैं आपके लिए। तो यहाँ क्या बनता है मेरे भाई, एक गाड़ी, औसत गाड़ी, औसत दूरी वाला एक बनता है, औसत दूरी। औसत दूरी में बोले तो कि एक गाड़ी आपकी इतनी दूरी है आपकी, एक्स से जा रहा है और वाई से वो वापस आ रहा है, मतलब औसत दूरी का फॉर्मूला बनता है, औसत चाल का। इसका मेरे भाई औसत चाल का फॉर्मूला बनता है, औसत चाल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। मतलब एक निश्चित दूरी है तो एक्स से तो जा रहा है बंदा और वाई से आ रहा है, तो औसत चाल का फॉर्मूला 2xy बटे एक्स प्लस वाई होता है। ये चीज क्लियर। अब यहाँ समांतर श्रेणी वाले भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो समांतर श्रेणी वाला क्या होता है वो देख लेना। समांतर श्रेणी की अगर बात करें तो आपको एनवा पद के लिए क्वेश्चन बनेगा, एनवा
पद, nवां पद के लिए क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो a प्लस n माइनस वन गुणित डी nवां पद का फॉर्मूला हो जाएगा। nवां पद का a प्लस n माइनस वन गुणित डी, ये nवां पद का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ कुछ एक और फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है, पदों का योग। क्या मेरे भाई? n पदों का योग। n क्या होता है? n पदों का योग, n पदों का योग। तो n पदों का योग यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। यहाँ क्या-क्या दे देगा? तो a प्लस n अपॉन 2, a प्लस n अपॉन 2 ये डायरेक्टली फुल होता। तो ये क्या होता है यहाँ? a आपका पहला पद होता है, n आपका अंतिम पद होता है। इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ n nवां पद होता है और यहाँ आपका n, n की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, मान लीजिए p लिख दिया। तो p आपका क्या? p आपका अंतिम पद होता है। अगर यहाँ पहला और अंतिम पद दे दे तो आपको ऐसे निकाल लेना, a प्लस अंतिम अपॉन 2। तो ये वाला आपको कर लेना है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला कौन सा देख रहा है आपको? समय और टाइम और वर्क। टाइम और वर्क का डायरेक्टली आपको कॉन्सेप्ट बनता है। कौन सा कॉन्सेप्ट बनते हैं मेरे भाई? तो यहाँ समय और कार्य की अगर बात करूँ तो यहाँ एक व्यक्ति है। कौन है? एक व्यक्ति है आपका। एक व्यक्ति आपका कितने दिन में काम कर रहा है? एक व्यक्ति आपका पूरा काम, एक व्यक्ति की अगर बात करूँ, एक व्यक्ति वो पूरा काम कितने दिन में? पूरा काम, पूरा काम अगर 8 दिन में कर रहा है मेरे, 8 दिन में कर रहा है, 8 दिन में करता है, तो 1 दिन का काम कितना होगा? 1 दिन का काम कितना हो? 1 दिन का काम, तो यहाँ से डायरेक्टली आपका बनता है कि 1/8 होगा। क्या होगा? 1/8 होगा। ये तो बेसिक है। अगर यहाँ से बात करें कि 1 दिन का काम, मान लीजिए 1 दिन का काम क्या है? 1/9 है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम फिनिश करने में वो कितना टाइम लगा देगा? तो 9 दिन में वो पूरा काम फिनिश कर देगा। अब ये क्यों बताया मैंने? अपन रेशियो से करते हैं, लेकिन ये क्या है? डायरेक्टली क्वेश्चन आपका आबकारी में पूछा, मध्य प्रदेश पुलिस में पूछ सकता है। और ऐसे क्वेश्चन क्या है, आपको फँसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ये एक बार देख लेंगे। अगला जो पॉइंट अपना मेन पॉइंट क्या बनता है, उसको समझना। कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको जल्दी समझ आएगा। एक व्यक्ति है, वो 20 दिन में कर रहा है। बी है, वो पूरा काम कितने दिन में? 15 दिन में कर रहा है। तो आपका ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो कितने दिन में ये काम कर देंगे? अगर ए और बी दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में? तो यहाँ ए लिखना है आपको और बी लिखना है। ए आपका 20 दिन में कर रहा है मेरे भाई, और बी आपका 15 दिन में। तो इन दोनों का आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालेंगे, 20 और 15 का एलसीएम आपका 60 होता है। क्या होता है? 60 होता है। 60 जो आता है आपका एलसीएम, ये हमेशा टोटल काम आता है। क्या आता है मेरे भाई? टोटल काम जो होता है वो आता है। और ये तो एक व्यक्ति का काम आ चुका है। और यहाँ 20 या 60, 3 और 15 चौक 60, ये आपकी क्या आती है? ये आती है हमेशा कार्य क्षमता। ये क्या, यहाँ क्या आती है? कार्य क्षमता आती है मेरे भाई। तो 3 और 4 आपकी कार्य क्षमता आ गई। तो टोटल अगर एक व्यक्ति की देखिए तो 3 और 4 आपका 7, क्या आ जाएगा? 3 और 4 7, मतलब 7 काम कर रहे हैं। 7 काम एक दिन में दोनों मिलकर अगर करते 7 काम, तो 60 काम आपको कराना, 60 काम कराना 7 के हिसाब से। तो 60 बटे 7 दिन में वो टोटल काम निपटा देंगे, अगर ए और बी दोनों करते हैं। तो ऐसे आपका 3 व्यक्ति का दे देगा, 4 व्यक्ति का दे देगा, तो आपको ऐसे कर देना। तो यहाँ टोटल काम होता है, यहाँ आपकी कार्य क्षमता होती है। तो इस प्रकार से आपके काम हो जाते हैं। एक एमडीएच वाला फॉर्मूला भी आपको बनता है मेरे भाई। कौन सा? एमडीएच वाला फॉर्मूला। एमडीएच वाला लिख लेना, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू। क्या होता है? M1D1 H1 अपॉन W1। यहाँ 3-4 कंडीशन आपको देगा। अब एम क्या होता है मेरा? एम आपका मेन पावर, व्यक्ति, कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। डी से बोले तो डी से आपका दिन होता है। डी से क्या होता है मेरा? दिन होता है। एच आपका होता है होर, होर बोले तो घंटा, मतलब कितने दिन घंटे काम करा। वो डब्ल्यू होता है, मतलब काम कितना है। यहाँ काम अलग अलग देता। ये एमडीएच जो वाला फॉर्मूला होता है, यहाँ क्या देता है मेरे भाई? यहाँ आपका काम अलग अलग देता। एम तो आपका व्यक्ति हो जाए, कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं। डी कितने दिन काम कर रहे हैं। एच आपका कितने घंटे कर रहे हो। डब्ल्यू आपका टोटल क्या काम कितना, मतलब कितना यूनिट काम कर रहा। अब इसका एग्जाम्पल अगर दूं तो यहाँ आपको कंडीशन दे देगा। यहाँ क्या दे देगा कि मान लीजिए 10 व्यक्ति है, 5 दिन और
8 घंटे काम कर रहे हैं और 1 यूनिट ही कर रहा है। एक क्या कर रहा? एक वो 2 यूनिट काम कर रहा है। यहाँ कितने यूनिट काम कर रहा है? यहाँ 4 यूनिट कर रहा है। 20 व्यक्ति है। 1 दिन में ही निपटाना था। घंटे कितने हुए? घंटे आपके कितने हो गए मेरा? ये क्वेश्चन है। तो यहाँ अपन रखेंगे 10 गुणित 5 गुणित 8 और अपॉन 2। इधर क्या हो जाएगा? 20। 1 दिन में ही निपटाना मेरे भाई। 1 से आपको निकालना है। अपॉन में क्या? 4। तो 20 एक 0 से 1 0 काटे। 2 से काटा अपन ने 2 बार। 2 से फिर 2 काटा। 8 अपन से 40। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 की वैल्यू 40 आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे भाई? 40 आ जाएगी। मतलब 40 आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ आपको 40 आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, पाइप और टंकी। पाइप और टंकी भी आपका कैसा होता है? ये समय और कार्य जैसा ही आपको पाइप और टंकी भी होती है मेरा। पाइप और टंकी भी इसमें क्या होता है? सिर्फ एक घटाने वाला, मतलब एक खाली करने वाला भी पाइप होता है। तो खाली करने वाला अपन घटा देते हैं। उसको समझना है कि एक पाइप ए है। ये आपका 20 मिनट में भर रहा है। बी आपका क्या कर रहा है? बी 15 मिनट में भर रहा है। और सी जो कर रहा है, सी एक पाइप है जो 10 मिनट में खाली कर रहा है। ये क्या कर रहा है मेरा भाई? खाली कर रहा है। मतलब ये भर रहा है, ये भर रहा है और ये आपका माइनस कर रहा है। ये ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। बाकी अगर भरने वाले हो तो वो कर ही दोगे आप। तो यहाँ क्या ए है, बी है, सी है। अब ये तीनों की आपको इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। 10 है और आपका 15, 10, 15 और आपका 10। इन सभी का एलसीएम अगर निकालेंगे हम, तो 20, 15 और 10 का एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। तो यहाँ 20 या 60 3 भरेगा मेरे भाई। ये कितना? 15 चौक 60, ये 4 भरेगा। और 10 से काटेंगे 6। ये क्या कर रहा है? 6 खाली कर रहा। मतलब 3 और 4 आपका 7, 7 में से अगर 6 घटाऊँगा तो 1, मतलब 1 ही काम टोटल करेगा। 1 यूनिट आपका भरा रहा है। तो यहाँ कितना भराएगा? 1 यूनिट से अगर भरने की कोशिश करें, तो अगर तीनों नल अपन चालू कर दें 60 मिनट में आपका टोटल पानी भरेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको सीखते जाना है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरा है। अगला टॉपिक है आपका टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। समय, चाल और दूरी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। इसको समझना। उसके बाद अपन रेलगाड़ी वाला भी कॉन्सेप्ट सीखने वाले। तो यहाँ एक आपका बेसिक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला? दूरी बराबर चाल गुणित समय। दूरी बराबर क्या होता है मेरा भाई? चाल गुणित समय होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। अब यहाँ से चाल निकालना रहे तो दूरी नीचे कर देंगे और समय निकालना रहे चाल इसको इधर कर देंगे। ये चीजें होती है। अब यहाँ से एक चीज बनती है आपको कि किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना, मतलब बड़े से आपको छोटे में जाना, किलोमीटर से मीटर में जाना जाना तो अपन क्या करेंगे? 5/18 का गुणा कर देंगे मेरा भाई। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना, किस में जाना है? किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है। तो क्या करेंगे? यहाँ अपन 18/5 का गुणा कर देंगे। किसका? 18/5 का गुणा कर देंगे। दोनों में कोई समस्या? दोनों में समस्या आपको नहीं आना। बाकी दूरी बराबर चाल गुणित समय। तो ये 3 फॉर्मूले, 3 जो चीजें हैं आपको याद रख लेनी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी इसके कॉन्सेप्ट अपन जब करेंगे, अपनी क्लास जो क्वेश्चन कराएंगे, तब वहां इसके जितने कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं वहां करवा दूंगा। अब मेरे भाई रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में आपके कॉन्सेप्ट बहुत सारे बनते हैं। रेलगाड़ी को यहाँ समझना जरूरी है आपके लिए। फॉर्मूले तो वही लगेंगे। क्या? दूरी बराबर चाल गुणित समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय होता है। अब यहाँ क्या बनता है मेरे भाई कि एक पोल है। मान लीजिए आपके पास एक पोल है, एक रेलगाड़ी, एक क्या है मेरे भाई? एक आपकी रेल है। ठीक है। अगर रेल इधर चल रही है और पोल को पार करना है, पोल को अगर पार करती है तो क्या करती है? मान लीजिए एक से पोल को पार कर रही है, एक से स्पीड से पोल को पार कर रही है। तो जो दूरी है, तो यहाँ से पोल को पार करने में जो भी समय लेगी वो किसके रिस्पेक्ट में लेगी? मतलब स्वयं की दूरी तय करती है। यहाँ पोल को पार करती है मतलब स्वयं, मतलब खुद की जो दूरी होती है, खुद की जो लंबाई होती है, दूरी या लंबाई बोल सकते हैं, खुद की लंबाई को कवर करती है। खुद की लंबाई को क्या करती है? अगर पोल या व्यक्ति को कवर करती है, खुद की लंबाई को वो कवर करती है। यहाँ पोल वाले क्वेश्चन आते हैं कि अगर पोल को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई आप बता दो। तो आपको ऐसे निकालना रहता है। अब देखिए,
अब एक और क्वेश्चन बनता है आपका कि एक रेल है, एक क्या है मेरे भाई रेल है, ठीक है, एक आपका प्लेटफॉर्म है, एक क्या है मेरे भाई प्लेटफॉर्म है। अगर प्लेटफॉर्म को एक्स से पार कर रही है, तो यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ दोनों की दूरी कवर होती, मतलब रेल की भी कवर हो रही है, और आपकी प्लेटफॉर्म की जो दूरी है, प्लेटफॉर्म की जो दूरी है, दोनों दूरी कवर हो रही है, तो यहाँ दोनों दूरी आपकी कवर होती है। और कॉन्सेप्ट आपके बनते हैं कि एक रेल आपकी इधर आ रही है, एक रेल है मेरे भाई, एक रेल आपकी एक्स एक्स से इधर जा रही है, और एक रेल आपकी इधर है, ये वाई से इधर आ रही है। तो यहाँ क्या क्या चीज होती है, यहाँ अगर बात करें तो जो चाल होती है, मान लीजिए, तो चाल में क्या फर्क पड़ेगा, चाल जो होती है, चाल जुड़ जाएगी। अगर दोनों आपके आमने सामने आ रही है, तो चाल क्या जुड़ हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और दूरी तो टोटल दोनों की कवर करने वाला ही है। एक कॉन्सेप्ट आपका और बनता है, ये लास्ट है आपका ट्रेन वाला, फिर अपन अगला टॉपिक देखने वाले हैं। यहाँ क्या होने वाला कि आपकी एक्स से इधर जा रही है, और वाई से पीछे वाली ट्रेन आ रही है। पीछे वाली जो ट्रेन होती है हमेशा क्या होती है, फास्ट होती है। तो ये चीज होती है, तो यहाँ चाल क्या होने वाली, तो यहाँ चाल क्या होने वाली, यहाँ अगर चाल देखूं तो वाई माइनस से आपकी एक्स घट जाएगी, तो ये यहाँ चाल आपकी वाई माइनस एक्स हो जाएगी। ये आपके रेलगाड़ी वाले कॉन्सेप्ट बनते हैं। अब मेरे भाई अगला देखते हैं, अगला क्या है, बोट और स्ट्रिप, नाव और धारा। नाव और धारा के अपन करते हैं, फिर अपन एक बार देखना। बोट और स्ट्रिप, अब क्या मेरे भाई नाव और धारा है। नाव और धारा में आपका क्या बनता है, कुछ बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। नाव और धारा, एक नाव होती है, मान लीजिए नाव है, नाव की चाल क्या है, मान नाव की चाल अगर ए है, नाव की चाल ए है, तो धारा की चाल क्या हो जाएगी, धारा की चाल आपको बी मान लेना। धारा की चाल क्या है, बी है। अब क्या होता है कि नाव के दिशा में, मतलब धारा की दिशा में अनुप्रवाह अगर चलना है, क्या कैसे चलना है, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह अगर आपको चलना है धारा की दिशा में, तो क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड क्या हो जाएगी मेरा, स्पीड क्या हो जाएगी, तो स्पीड आपकी जुड़ जाएगी। अगर धारा की दिशा में अपन जा रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी। और अगर प्रति प्रवाह जा रहे हैं, प्रति प्रवाह मतलब विपरीत दिशा में अगर जा रहे हैं अपन, तो विपरीत दिशा में क्या होगा, धारा ये आपकी घट जाएगी। क्या घटने वाली, ए माइनस बी आपकी हो जाएगी। तो ये चीजें होती है। तो ये ये बेसिक ही होते हैं, और बेसिक ही आपका पूछता है मेरे भाई। तो यहाँ अगर आपकी दोनों दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में, नाव भी उसी दिशा में जा रही है, और धारा भी जिधर बह रही है उधर ही बह रही है, तो आपका क्या, आपकी जुड़ जाएगी। और अगर विपरीत दिशा में जा रही है तो आपकी घट जाती है। और मेरे भाई और क्या होता है आपका, अगर यहाँ आपकी अनुप्रवाह दे दे, मतलब अनुप्रवाह अगर दे दे, अनुप्रवाह अगर डायरेक्ट दे दे, आप अनुप्रवाह अगर दे दी, मान ली एक से, और प्रति प्रवाह भी दे दी, प्रति प्रवाह भी अगर आपको दे दी, प्रति प्रवाह आपकी वाही है, क्या है, वाही है। तो यहाँ से आपकी धारा की दिशा पूछ लेगा, धारा की चाल पूछ लेगा, धारा की क्या पूछ लेगा, चाल पूछ लेगा। धारा की चाल क्या हो जाएगी, एक्स माइनस वाई अपन 2। अगर वो नाव की पूछ लेगा, तो नाव की पूछेगा तो जोड़ के भाग दे देगी, नाव की पूछेगा जोड़ के भाग दे देगी, एक्स प्लस वाई अपन 2 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, नाव की हो जाएगी, और ये आपकी मेरे भाई धारा की हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट जो है आपके नाव और धारा के बनते हैं। अब आयु का बच्चा अपना, तो आयु को देखना, आयु में आपके क्या है मेरे भाई, लड़ाई कॉन्सेप्ट बनता है उस, लेकिन उसके पहले कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। एक आपकी आयु की अगर बात करें, एक वर्तमान एज होती है, एक क्या होती है मेरे भाई, वर्तमान एज होती है, ये क्लियर होना चाहिए। एक क्या होती है, वर्तमान। वर्तमान की अगर मैं पहले जाता हूँ तो यहाँ आपकी पूर्व होती है, यहाँ पूर्व या पहले, यहाँ पूर्व या पहले दिया हुआ। अगर पहले जाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और बाद में जाएंगे तो आपको प्लस, ये क्या होगा, बाद में जाएंगे तो आपका क्या होने वाला, प्लस होने वाला है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आपके क्वेश्चन में पहले दे देगा, पहले वाला
बाद वाला तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेगी। अगर यहाँ मैं बात करना चाहूँ कि अगर पहले पहले दे दे, मान लीजिए 2 एज दे दे आपको, पहले और पहले ही बात करें, तो पहले और पहले की ही बात करें, तो आप क्या करोगे? घटाओगे। पहले और पहले की अगर बात करेंगे, तो अपन घटाएँगे। अगर बाद और बाद की बात करें, कौन-सी? बाद और बाद ही अगर आपको देखने को मिले क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे? जोड़ोगे। अगर बाद और बाद अगर दिखाई दे तो आपको क्या करोगे? घटाना में भाई। अगर पहले दे आपको, कैसे पहले और बाद अगर 2 चीज़ें आपको देखने को मिले, तो आपको एज में क्या करोगे? प्लस और बाद और पहले दिखाई दे, बाद और पहले अगर दिखाई दे, तो आप क्या करोगे? यहाँ करोगे प्लस। क्लियर? तो इतने चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अब क्या मेरे भाई लड़ाई कॉन्सेप्ट पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए लड़ाई कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या होता है कॉन्सेप्ट लड़ाई कॉन्सेप्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये समझ लेना कि लड़ाई कॉन्सेप्ट आपका एक बहुत बढ़िया चीज़ है। मैंने आपको बताया, पहले भी एक बार बता चुका हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ए और बी 2 लोग हैं। क्या है? ए और बी 2 लोग हैं, इनकी वर्तमान एज, इनकी क्या होती है? ऐसे क्वेश्चन आपके पूछता है। इनकी वर्तमान एज का रेशियो 2:3 है। 5 साल बाद, क्या मेरे भाई 5 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी? 5 साल बाद इनकी एज का रेशियो हो जाएगा 3:4, 3:4 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान एज बतानी, ए की एज बतानी, ए की क्या बतानी? एज बतानी वर्तमान। कौन-सी बतानी? वर्तमान बतानी। तो इसको कैसे करते हैं अपन, वो समझना कि अगर ऐसा क्वेश्चन देगी भाई ए और बी की वर्तमान एज का रेशियो है, 5 साल बाद का रेशियो है, तो जो ए की वर्तमान एज अगर आपसे पूछे, तो उसमें अपन क्या करते हैं? तो मेरे भाई यहाँ क्या होता है कि लड़ाई कौन से सबसे पहले ऊपर लिख देंगे ए और बी की एज है। यहाँ क्या है? 2:3, 2:3। ऊपर हमेशा ये कोशिश करना कि ऊपर हमेशा वर्तमान वाली अपन रखे। अगर वर्तमान ना दे तो कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन अगर दे तो ऊपर हमेशा वर्तमान वाली आपको रखना है। अब 5 साल बाद है, 5 साल बीच में अगर पहले और बाद दे, बाद में दे तो उससे कोई आपको लोड नहीं लेना, पहले और बाद के लिए बीच में आपको 5 लिख देना है। फिर क्या करेंगे? फिर आपका रेशियो 3:4 हो चुका है। अब यहाँ क्या होता है? इसका इसमें गुणा लड़ाई कराएँगे और इसका इसमें, मतलब 3 तिया 9 और 4 दूना 8, मतलब 8 बराबर में क्या इन दोनों का डिफरेंस मेरे भाई 1 और बीच वाला जो 5 है वो 5, मतलब 9 में से 8 जाएगा 1, 1 बराबर 5, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू आपकी क्या है? 5 है। 1 रेशियो की वैल्यू 5, तो 2 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 रेशियो की वैल्यू आपकी 5 दूना 10 और 3 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 3 15। 2 रेशियो की वैल्यू तो आपकी 10 हो जाएगी। मतलब ए की एज क्या है? ए की एज आपकी 10 है मेरे भाई और बी की एज क्या है? बी की एज आपकी 15 है। अब यहाँ से अगर आप देखो, तो ये वाला जो रेशियो की वैल्यू आती है, हमेशा ऊपर वाले में गुणा होता है। जो भी ऊपर लेते हो, उसमें गुणा होता है, नीचे वाले में गुणा करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमेशा ऊपर गुणा किसमें करना? ऊपर करना है। ए की एज क्या हो जाएगी? ए की एज आपकी 10 हो जाएगी मेरे भाई। तो ये हो चुका है। अब अपना लास्ट बचा हुआ है अपना एलसीएम और एचसीएफ। कौन-सा बचा है मेरे भाई? एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। इसमें एक फ़ॉर्मूला ही इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए। क्या कौन-सा बनता है कि 2 संख्या गुणा, 2 संख्या 2 संख्या का गुणा, 2 संख्या को का गुणा, 2 संख्या क्या मेरे भाई? गुणा बराबर उनका एचसीएफ, उनका उनका मेरे भाई क्या? एलसीएम गुणित एचसीएफ। 2 संख्या गुणा और उनका एलसीएम और एचसीएफ, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए बनता है। बाकी एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, वो तो अपने को पता है। अब क्या अगर भिन्न का हमें क्या पूछ ले? भिन्न भिन्न का एचसीएफ, भिन्न का अगर एचसीएफ पूछ ले, एचसीएफ पूछ ले, तो यहाँ क्या होगा? अंश बटे हर। अंश बटे क्या होता है? हर होता है, ये क्लियर है। अगर एचसीएफ पूछ ले तो ऊपर वाले का आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, और नीचे वाले का एलसीएम नीचे वाले का क्या? एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। ठीक है? अगर यहाँ भिन्न की बात करें, किसकी? भिन्न का अगर मेरे मेरे को एलसीएम पूछ ले, तो यहाँ आपका अंश होगा। ऊपर क्या होगा मेरे भाई? ऊपर आपका अंश होगा और नीचे आपका हर होने वाला। हर बोले तो एलसीएम पूछा, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना रहता है। तो ये चीज़ क्लियर। तो एलसीएम और एचसीएफ में आपको इतनी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अपन
पूरा ही अर्थमेटिक कवर कर चुके हैं मेरे भाई, पूरा अर्थमेटिक का क्या है फ़ॉर्मूले अपन रिवीज़न कर चुके हैं। तो ये क्लास आपको कैसी क्या लगी? अगर ये क्लास मेरे भाई आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना और क्या है जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन लाने वाला हूँ मैं, वो आपको कल मिल जाएँगे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कर देना है और चैनल को क्या करना है ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।